अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम वेव्स के टॉपिक से रिलेटेड लास्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर है ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर है, जिसे एसएचएम भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज देखेंगे कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन। ठीक है जी, एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब जल्दी से एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम बेहतरीन एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम देखें, एक मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसकी मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, बॉल एंड बाउल सिस्टम, अगर एक बाउल के अंदर हम एक छोटी सी स्टील बॉल को रिलीज कर दें तो वो इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है। यानी वो बॉल भी क्या कर रही होती है, स्टील बॉल बेसिकली एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही होती है। वो भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी कॉमन सी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास स्टील का स्केल हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी, तो उस स्टील के स्केल को अगर आप यूं एक एंड से क्लैंप करके खींच के छोड़ें तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है अबाउट ए मीन पोजीशन। तो इसे वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी जो आप लोगों ने अपने तौर पे पढ़ लेनी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। आप सिंपल पेंडुलम की मोशन देख लें, ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है। आप हॉरिजॉन्टल मास स्विंग सिस्टम की मोशन देख लें, ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है। लेकिन ये स्टूडेंट्स, इसके साथ एक बात याद रखनी है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। जैसे फैन की मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है। इस वजह से ये वर्ड हम बोलते हैं, ये लाइन बोलते हैं, ये जुमला बोलते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। तो अब हम ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडीशंस का पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी मास एम की बॉडी क्या करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो बॉडी है उसके पास इनर्शिया होनी चाहिए। द बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स है, इनर्शिया है, तो एक बॉडी ऑसिलेटरी मोशन की स्पेशल टाइप यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की, जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसमें दो बातें और आपने याद रखनी है, जिसमें से पहली बात यह है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है, ये मिस नहीं करनी। ये कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और अगर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम एक्स की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये इन जनरल डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया, एक एक्सप्रेशन के बारे में बताया, एक प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने डिस्कस किया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। आइए जरा डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको एक एक्सप्रेशन यानी एक प्रोपोर्शनैलिटी नजर आ रही है, इसे हम जरा सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स में अच्छे से जरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज कब वैलिड है। तो इसके लिए आइए जरा एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक एंड है और यहाँ पे हमने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है
और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है एक मास m की बॉडी के साथ कनेक्टेड है और ये मास m की बॉडी इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर इस तरीके से मूव कर सकती है। तो लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि ये जो अभी आपको पोजीशन नज़र आ रही है ये मीन पोजीशन है। जब मैं इस मास m की बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा जिसे मैं F एक्सटर्नल भी लिख सकता हूँ या F अप्लाइड भी लिख सकता हूं, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये मास m की बॉडी को डिस्प्लेस करेगी और मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ले आएगी। तो मीन पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, उसकी मैग्नीट्यूड को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के तौर पे शो करना है डियर स्टूडेंट्स, तो लाइक इस तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट को शो करूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट x है डायरेक्टेड अवे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस मास m की बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं एक्सट्रीम पे ले आऊंगा तो इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी जो इस मास m की बॉडी को दोबारा से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो ये मास m की बॉडी को जब हम इस एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मास m की बॉडी पीछे मूव करेगी, मीन पोजीशन पे आएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगी, दूसरी पोजीशन पे चली जाएगी। तो दूसरी पोजीशन बेसिकली अदर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अब तीन पोजीशंस होगी, मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज अदर एक्सट्रीम पोजीशन। जब मास m की बॉडी इनर्शिया की वजह से यहां पे नहीं रुकी और यहां पे आ गई तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये मास m की बॉडी दोबारा से यहां पे आ जाएगी मीन पोजीशन पे, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहां पे नहीं रुकेगी। तो अल्टीमेटली ये कहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ये मास m की बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो ये जो आपको ओवरऑल मोशन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें कुछ एक्सप्रेशंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। वो ये है डियर स्टूडेंट्स के जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे मास m की बॉडी उतनी ज्यादा डिस्प्लेस होगी। इन अदर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट, मास m की बॉडी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी उतनी ज्यादा होगी। ये भी बात याद रखनी। इसी वजह से कई लोग इसकी मैग्नीट्यूड को ना अक्सर एक्सटेंशन भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये डिस्प्लेसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा। यहां पे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेके आऊं तो यहां पे कांस्टेंट आता है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल के से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस चीज को डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से अब डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे थे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो पता ये चला कि मैं रिस्टोरिंग एक्सटर्नल फोर्स की जगह लिख सकता हूं -F R और डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा K x के इक्वल। या फर्दर डियर स्टूडेंट्स दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx। अब ये जो मास m की बॉडी है ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्सेलरेशन की वजह रिस्टोरिंग फोर्स है। बच्चे तो कहते हैं सर ये जब हमने तो ये पढ़ा है कि जब मास m की बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये सर न्यूटन लॉ हमें कहता है। यू आर राइट डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना बच्चे, आप लोग हमसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हो कि सर देखें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी तो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ना, यहां पे आप कह रहे हैं कि सर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब मास m की बॉडी को मीन से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेस किया जाता है ना, तो मास m की बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी के चेंज के जीरो होने का मतलब ये है नेट एक्सेलरेशन जीरो और नेट फोर्स जीरो। ये मतलब ये सारी लॉजिक है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। जब आप मास m की बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। जैसे ही रिलीज करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स मास m की बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मैं ये लिख सकता हूं m a, ठीक है जी, और डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा -kx। फर्दर आप इसे यूं लिखें a इज इक्वल टू -k ओवर m इंटू x। तो आपको नजर आ रहा है कि ये ओवरऑल रेशो क्या रह रही है, कांस्टेंट। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स जब इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू -x, और यही बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन है।
अब डियर स्टूडेंट्स, फौरन से मैं एक एमसीक्यू आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि ए और एक्स का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है कि ए और एक्स का ग्राफ क्या होगा। डियर स्टूडेंट, ये जरा गौर कीजिएगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिवली इंक्रीज होगा तो एक्स नेगेटिवली इंक्रीज होगा। एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। लेट्स से अगर मैं यहां पे एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स जल्दी से, ये रहे जनाब एक्सिस आपके सामने। ठीक है, यहां पे है लेट्स से दिस इज ए, this is minus a, this is x, this is minus x। रिलेशन डायरेक्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे ग्राफ नहीं बन सकता इस प्रोपोर्शनलिटी का। थर्ड क्वाड्रेंट ये नजर आ रहा है, x भी नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, यहां पे भी नहीं बन सकता। ग्राफ ऐसी जगह बनेगा जहां पे एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक सेकंड क्वाड्रेंट है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी का जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ग्राफ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हम ये इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको जरा आपने याद रखना। नाउ दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये मैंने थोड़ी सी मतलब ओवरराइट कर दिया, लेकिन याद रखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोगों ने जल्दी से ग्राफ देख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स का और एक्स का ग्राफ बनाना हो तो वो भी ये होगा, क्योंकि देखें ना ये एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन की जगह रिस्टोरिंग फोर्स हो और यहां पे माइनस एफ आर हो तो ग्राफ सेम रहेगा, इस चीज को याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूं, आइए देखते हैं कि आप में से कौन से वो बच्चे हैं जो फौरन से इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू आपके सामने है कि एक मैस एम की बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका हमें ग्राफ गिवन है। ठीक है जी, ए माइनस ए, दिस इज एक्स, दिस इज माइनस एक्स, और डियर स्टूडेंट्स ग्राफ इस तरह का है लाइक दिस। ये हमें गिवन है और हमें ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक मैसम की बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उस मैसम की बॉडी का ए वर्सेस एक्स ग्राफ हमें गिवन है। ग्राफ आपके सामने है। अब वो जो मैसम की बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है ना, उसकी मोशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करके बताएं जल्दी से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होंगे, कैसे टाइम पीरियड को हम फाइंड आउट करेंगे। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इस ग्राफ की स्लोप का आपको आइडिया दूंगा। तो देखें जरा, इस ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। स्लोप बेसिकली आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे से, ये tan थीटा के बराबर है, इसे आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, फर्दर जो स्लोप है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्लोप इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। आपको याद होगा मैं ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स में बता के आया था कि जो ग्राफ इस तरीके से इंक्लाइंड होता है ना, ऊपर से यूं नीचे आ रहा होता है, वो स्ट्रेट लाइन की वजह से उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, और दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होती है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया। और वैसे भी कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या चीज है, तो आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का नहीं पढ़ा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ए ओवर एक्स आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब tan थीटा, इसके सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एंगल गिवन है ना, इसी वजह से मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इट इंप्लाइज दैट माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट्स फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ओमेगा क्या होता है, ये होगा 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू 1। तो यहां से जब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 पाई सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को याद रखिएगा। कई बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये नेगेटिव साइन किधर गया, मैंने अंडर रूट लिया ना यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से आप अंडर रूट ले सकते हैं। तो अंडर रूट लेंगे तो वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल प्लस माइनस आ जाता है ना साथ। और वैसे भी एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं नेगेटिव साइन को नहीं इग्नोर करता, डियर स्टूडेंट्स टाइम कभी नेगेटिव ही नहीं होता,
इस तरह से आप याद रख लें, क्योंकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीज़ अक्सर कंफ्यूज करती है कि सर नेगेटिव साइन, टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से इसका आंसर क्या है 2 पाई सेकंड्स है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने फौरन से यहाँ पे देखा ए और एक्स का ग्राफ आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, रिस्टोरिंग फोर्स का, और एक्स का ग्राफ आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और टिपिकल किस्म का कोई एमसीक्यू बन गया तो ये बन सकता था, ये मैंने सॉल्व करवा दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ना एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात की थी, और वो क्या है, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आइए जरा आप जल्दी से ना स्प्रिंग कांस्टेंट को डिस्कस कर लें। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि इधर उधर से देख के ये कहेंगे सर जी मेरा एक जानने वाला है, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, वो ये पढ़ रहा है, ये पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो चैप्टर नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है, इस चैप्टर नंबर 7 में आपने जस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि आप वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ना शुरू कर दें, आप सिंपल पेंडुलम को पढ़ना शुरू कर दें, सिंपल पेंडुलम के डिफरेंट केसेस को पढ़ना शुरू कर दें, आप अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट शुरू कर दें जी, पेंडुलम इन ए लिफ्ट, पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। नो डियर स्टूडेंट्स, नो। जस्ट ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम इस वजह से आपको करवाया क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्ट इस हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम से होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक्स को नहीं करना, आपने वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम को नहीं करना। जस्ट जो आपके फर्स्ट पेजेस हैं जहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट उसको डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स, और इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात कर रहा था कि अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंदर देखिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की गई। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के ना फर्दर 2 और नाम है डियर स्टूडेंट्स, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, जरा आपने याद रखना है, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और डियर स्टूडेंट्स इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज स्टिफनेस कांस्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को डियर स्टूडेंट्स आपने जरा याद रखना है। तो अब जरा देखते हैं कि इसे कैसे डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है इसे डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसकी यूनिट्स लिखूं तो ये बनते हैं न्यूटन पर मीटर। अच्छा, न्यूटन किसके बराबर होता है, बेस यूनिट्स की बात कर रहा हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो फर्दर जो इसके बेस यूनिट्स बने वो बने किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो समझने वाली बात है वो ये है कि द यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर, और इसके साथ साथ किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर और किस किस के यूनिट्स होते हैं, या यूं बात कर लें, एमसीक्यू में यह पूछा जाएगा, द यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर सेम एज दैट ऑफ, तो नंबर 1 सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये याद रखिए। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक में आपको बताया था कि स्लोप ऑफ एफडी ग्राफ, तो सेकेंडली न्यूटन पर मीटर किसके होते हैं, यूनिट्स ऑफ स्लोप ऑफ एफडी ग्राफ। इस चीज को डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। तो 2 चीजों से इसके जो यूनिट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात भी पता है कि जो स्प्रिंग है ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स, एक होता है सॉफ्ट स्प्रिंग और एक होता है हार्ड स्प्रिंग, ठीक है, सॉफ्ट स्प्रिंग होता है एक, और डियर स्टूडेंट्स एक है हार्ड स्प्रिंग। अब सवाल ये पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि सॉफ्ट स्प्रिंग क्या होता है और हार्ड स्प्रिंग क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्प्रिंग होता है उसके के की वैल्यू कम होती है, और जो हार्ड स्प्रिंग होता है डियर स्टूडेंट्स इसके जो के की वैल्यू है ये ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, ये जरा मैं आपको समझा देता हूं। ये देखें, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, और इधर भी हार्ड के लिए k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। एक मेरे पास सॉफ्ट स्प्रिंग है, एक मेरे पास हार्ड स्प्रिंग है। अगर दोनों स्प्रिंग्स पे मैं सेम फोर्स लगाता हूं तो देखें जरा, सॉफ्ट स्प्रिंग की k की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि फोर्स लगा के ज्यादा एक्सटेंशन आप पैदा कर सकते हैं। एक ऐसा स्प्रिंग है
अब थोड़ी सी फोर्स लगाते हो, इतनी ज्यादा एक्सटेंशन पैदा कर लेते हो, तो आपको गई ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, इसकी के की वैल्यू कम है। वजह क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी फोर्स लगा के ज्यादा एक्सटेंशन पैदा कर सकते हो। अब जितनी फोर्स यहां पे लगाई थी यहां पे आ जाए, सेम फोर्स ही आपने अप्लाई करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन एक्सटेंशन बहुत कम पैदा होगी। तो हार्ड स्प्रिंग वो जिसकी के की वैल्यू ज्यादा, मतलब उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन भी पैदा करना मुश्किल है। ठीक है, के ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें कम एक्सटेंशन पैदा होगी। तो ये सॉफ्ट और हार्ड का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन को देखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या है, आपने यूनिट्स की बात की और आपने ये देखा कि जो स्प्रिंग्स हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसका के ज्यादा किसका के कम। डियर स्टूडेंट्स, अब डिपेंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि देखिए रिलेशन तो आपके सामने है, K इज इक्वल टू F ओवर X। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर ये डिस्कस किया जाता है कि जी अगर एक्सटेंशन को हाफ कर दिया जाए, ठीक है जी, फोर्स को इतने टाइम्स कर दिया जाए, एक्स को इतने टाइम्स कर दिया जाए, तो के पे क्या फर्क पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, आपने इसी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे मैस एम की बॉडी के ऊपर, उतना ज्यादा मैस एम की बॉडी डिस्प्लेस होगी और स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एफ और एक्स तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये एक्स को डबल करेंगे फोर्स भी डबल हो जाएगी, एक्स को हाफ करेंगे फोर्स भी हाफ हो जाएगी। तो पता ये चला कि के डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स और एक्सटेंशन। ठीक है, एफ या एक्स को चेंज करने से स्प्रिंग कांस्टेंट के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब के डिपेंड किस पे करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एफएससी में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो है एफ इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक ये टर्म नजर आ रही है, फोर्स ओवर एक्सटेंशन। इसकी जगह मैं के लिख दूंगा, तो ये बनेगा के इंटू एल ओवर ए। तो अगर यहां से डियर स्टूडेंट्स मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू निकालूं, तो ये बनेगी वाई ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट्स जो कि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की डिपेंडेंस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स के जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जो स्टिफनेस कांस्टेंट है, जो फोर्स कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ विच द स्प्रिंग इज मेड। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, उस वायर का जिसका स्प्रिंग बनाना है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। और के डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। ये चीज याद रखनी है। तो अगर y और a कांस्टेंट हो तो डियर स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, पता चल जाता है कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अक्सर डिस्कस किया जाता है रिलेटेड टू कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो ये जरा समझ लीजिए, कटिंग स्प्रिंग की कर रहे हैं हम, ठीक है जी, बल्कि मैं लिख देता हूं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। दो तरीकों से डियर स्टूडेंट्स कटिंग की जाती है। ठीक है जी, एक है इक्वल पार्ट्स में, एक है अनइक्वल पार्ट्स में। तो आइए जरा जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं कि ये जो कटिंग ऑफ स्प्रिंग है इसे किस तरीके से डिस्कस किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्वल पार्ट्स में कैसे कटिंग की जाती है। तो इसको जरा गौर से समझिएगा जी। अगर एमसीक्यूज में बेटा ये बात पूछी हो आपसे कि लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और मैं ये सपोज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि इसकी जो इनिशियल लेंथ है ये है जी स्मॉल एल और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। आपको एमसीक्यूज में ये बताया गया होगा, ये पूछा गया होगा कि अगर एक स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में कट करें तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। टोटल लेंथ कितनी है एल, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इससे होगा ये कि ये भी L/2 हो जाएगा और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। तो अभी मैंने रिलेशन क्या बताया था, इनवर्स। अगर आप लेंथ को हाफ करते हैं तो इनवर्स रिलेशन है के क्या हो जाएगा, डबल। इसका मतलब कि आपके पास जो दो पीसीज आ गए हैं लाइक दिस, एक ये और एक ये, इनमें से हर पार्ट का इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट ये है, आप जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो K न्यू विल बी इक्वल टू N K।
n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू 2 होगी, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे n की वैल्यू 3 होगी, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे n की वैल्यू 4 होगी। तो याद रखिएगा जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने टाइम्स क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। ये आपने यहां से सीखा। अब डियर स्टूडेंट, सेकेंडली जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं वो है जी अनइक्वल पार्ट्स में कटिंग। अनइक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जल्दी से जरा ये देखें, मैं इसे ऐसे डिस्क्राइब करता हूं कि लेट्स से जी हमारे पास एक स्प्रिंग है लाइक दिस। ये एक स्प्रिंग है डियर स्टूडेंट्स। मैं सपोज कर लेता हूं कि इस स्प्रिंग की जो इनिशियल लेंथ है वो स्मॉल एल है और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है के। अब मैं बच्चों इस स्प्रिंग को 2 अनइक्वल पार्ट्स में कट कर रहा हूं ऐसे कि एक पार्ट की लेंथ है L/4। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? चलें जल्दी से बताएं फिर रिमेनिंग पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। क्वेश्चन बन गया बल्कि एक स्प्रिंग है, 2 अनइक्वल पार्ट्स में मैंने ऐसे कट किया कि एक पार्ट की लेंथ L/4 है, रिमेनिंग पार्ट जो है ये वाला उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। इसका छोटा सा शॉर्टकट है डियर स्टूडेंट्स, के और लेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। अच्छा पहले ये वाली लेंथ तो निकालें। ये लेंथ क्या होगी? टोटल में से आप L/4 को सब्ट्रैक्ट कर दें डियर स्टूडेंट्स, आप एलसीएम लें, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4L - L, तो इसकी जो लेंथ निकलेगी डियर स्टूडेंट्स ये आएगी 3L/4। अब जरा जल्दी से शॉर्टकट सुनिएगा, आपके पास इस पार्ट की भी लेंथ है और इस पार्ट की भी लेंथ है। एक काम करते हैं, शॉर्टकट जरा देखिए, बड़ा जबरदस्त है। L/4 है, लेंथ को बाहर निकाल दें, इग्नोर कर दें, बाकी पीछे क्या रह जाएगा? 1/4। इसका लें रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा? 4, साथ लगा दें के, तो ये इस पार्ट का क्या निकला है स्प्रिंग कांस्टेंट? इधर आए, क्या है? 3L/4। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। लेंथ को साइड पे कर दें, लेंथ हमारी अभी किसी काम की नहीं है। लेंथ L को साइड पे करें, बाकी फैक्टर क्या रह गया? 3/4। लें इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है? 4/3, साथ के लगा दें, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। वैसे भी आपको पता है लेंथ का और के का इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो लेंथ को साइड पे करके जो बाकी डिजिट बचेगा उसका रेसिप्रोकल लें, साथ के लगा दें। तो यहां पे L/4 था, लेंथ को साइड पे किया, 1/4 आया, 1/4 का रेसिप्रोकल लिया, 4 आया, 4 के साथ के लगाया, तो इतने पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4K। इस पार्ट की लेंथ थी 3L/4, लेंथ को साइड पे किया, डिजिट जो बचा दैट इज 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल लिया, 4/3, साथ के लगाया, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। तो सिंपल इज दैट डियर स्टूडेंट्स, कटिंग को इस तरीके से डिस्कस किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वो बात करता है एज पर पीएमसी सिलेबस, उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम जो चीजें डिस्कस करेंगे उसमें है नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय द वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे होंगे कि वाइब्रेशन क्या है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम देख रहे होंगे जिसे एफ कहते हैं, और इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी डिस्क्राइब करेंगे ओमेगा, ये देख रहे होंगे। नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे होंगे कि टाइम पीरियड क्या चीज़ है। ठीक है जी, और डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा हम ये देख रहे होंगे कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड या टाइम पीरियड से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात है जो कि आप लोगों ने पढ़ी है, वो ये देखें, मैं जस्ट इसको ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो सिस्टम बेसिकली सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम आपको नजर आ रहा है, ये इसकी मैसम की बॉब है। दिस इज द मीन पोजीशन डियर स्टूडेंट्स। इसे जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हम ले जाएंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से इसको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और जब ये मूव करके दूसरी तरफ जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अदर एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। तो ये मैंने सिंपल पेंडुलम को आपके सामने ड्रॉ किया है क्योंकि ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो बेसिकली मोशन है वो इस तरीके से होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये अबाउट मीन पोजीशन इस तरीके से क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर हम इसका एक ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक भी ये बात बताती है, जहाँ पे वो एक वर्टिकल मैस्टरिंग सिस्टम को पिक करते हैं और मैस एम की बॉडी के साथ एक पॉइंटर लगा होता है।
मैस स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होता है, पीछे पेपर की स्ट्रिप इस तरीके से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर एक ट्रेस बन जाता है और वो ट्रेस बेसिकली साइनोसॉइडल ट्रेस है लाइक दिस। तो इसीलिए ये एक वर्ड बोला जाता है कि द वेव फॉर्म ऑफ SHM इज ए साइन कर्व, साइन वेव। ठीक है जी, द वेव फॉर्म ऑफ SHM इज ए साइन वेव। तो ये आपके सामने मैंने डियर स्टूडेंट्स एक साइन वेव ड्रॉ की है। अब इस चीज को जरा सीखिएगा कि ये क्या है। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स मैं ये बात करता हूं कि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। यहां से जैसे ही ये पेंडुलम इधर डिस्प्लेस होने लगता है लाइक दिस, ये इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, यूं जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहां पे भी हम पहुंच जाएंगे। नाउ दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आना है दोबारा मीन पे, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आना है दोबारा हमने मीन पे, देन इस मीन से अदर एक्सट्रीम की तरफ मूव करना है, देन इस मीन से अदर एक्सट्रीम की तरफ मूव करना है, देन फिर अदर एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आ जाना है, तो अदर एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आ जाना है। तो आपने देखा कि दिस इज वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन। तो इसी को तो वाइब्रेशन कहते हैं। तो यहां से स्टार्ट करके यहां पे आ गए ना, दिस इज नोन एज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। यहां से स्टार्ट करके दोबारा यहां पे वापस आ गए, दिस इज नोन एज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आपका सिस्टम एक सेकंड में 10 वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होगी? 10 हर्ट्ज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। अब फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रिलेशन इनवर्स है डियर स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट्स हर्ट्ज हैं और टाइम पीरियड के SI यूनिट सेकंड है। और ये भी याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैंने कहा था कि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे इसे बेसिकली डिराइव करते हैं। वो किस तरीके से, ये देखें, ओमेगा किसके बराबर होता है? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए 2 पाई। ठीक है जी, ये डेल्टा थीटा रेवोल्यूशन आ गई 2 पाई रेडियन। वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, तो वन रेवोल्यूशन था 2 पाई रेडियन लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसे कैपिटल टी कह दिया। तो ये बेसिकली यहां से इस तरीके से आता है डियर स्टूडेंट्स। और 1/t, तो फर्दर मैं इसे यहाँ पे 2 पाई एफ लिख सकता हूं। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं जल्दी से आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 पाई के इक्वल है। तो इस तरह की चीजें डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, इसको आपने याद रखना है। तो हमने यहाँ पे वाइब्रेशन को देखा, फ्रीक्वेंसी को देखा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देखा और टाइम पीरियड को देखा। और वेव फॉर्म ऑफ SHM इज ए साइन कर्व, ये बात याद रखिएगा। ये है जी वेव फॉर्म of simple harmonic motion, and waveform of SHM is basically the sine curve or sine wave. ये बेसिकली एक साइन कर्व है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब कुछ चीजें जो एडिशनल याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, वो ये हो सकती हैं, जैसे देखें अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू x नॉट sin theta. The maximum value of displacement is known as amplitude. तो x naught amplitude है, sin as it is, और ओमेगा की जगह आप थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, अब जल्दी से इन चीजों को सीख लें। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, तो यहां से नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज बेसिकली साइन कर्व। ठीक है, ये साइन कर्व है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है उसे आप ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, थीटा की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा टी। जल्दी से देखें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये कोसाइन कर्व है। तो cos 0 1 होता है ना, तो मैं ऐसे ये बताता हूं कि दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज नॉट लीनियर मोशन, ये वो वीटी ग्राफ नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट्स जो कोसाइन कर्व है वो बेसिकली इस तरह की है। नाउ दिस इज द कोसाइन कर्व। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है। इसे मैं लिख देता हूं, ये साइन है और ये कोसाइन कर्व है। ठीक है,
अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को भी याद रखें, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा, उसे आप ओमेगा टी लिख दें। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए साइन कर्व बट इन्वर्टेड साइन कर्व, तो ये भी याद रखना है आपने। ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, इन्वर्टेड साइन कर्व, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड साइन। ये जो साइन कर्व आपको नजर आ रही है, फर्दर अगर इसे मैं यहां तक यूं ले जाता हूं तो इसे इन्वर्ट कर दें, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव में जाएगा। नाउ दिस इज इन्वर्टेड साइन कर्व, तो इनको याद रखना है, ग्राफ्स को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स दो बातें और हैं। जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ना, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर टाइम पीरियड आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह से जो ये सिंपल पेंडुलम आपको नजर आ रहा है, इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। तो इसके टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये वो एडिशनल चीजें हैं जो कि जस्ट आपने रीड आउट करनी है, इनकी डेप्थ में, इनकी डिटेल में नहीं चले जाना। ये इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा तो पूरा आर्टिकल ही पढ़ना शुरू कर दें, मोर देन इनफ है, क्योंकि जस्ट करैक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। आपने वाइब्रेशंस को देख लिया, आपने फ्रीक्वेंसी को देखा, आपने टाइम पीरियड को देखा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी कि ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये चीजें याद रखनी है। साइन कर्व, कोसाइन कर्व, इन्वर्टेड साइन कर्व, तो इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर और कुछ आपसे पूछा जा सकता है तो वो बड़े सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। इस सारे टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स आप ओवरऑल क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आप इसे याद रखिए, इसे अपने तौर पे पढ़िए। और हाँ, एक चीज जरूर आपको पता होनी चाहिए, जब कोई भी मैथ सिस्टम की बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है ना, तो उसकी ये जो वेलोसिटी है, इसने मैक्सिमम होना है मीन पोजीशन पे, ये याद रखना है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, इसने मैक्सिमम होना है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जो मैसम की बॉडी या सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में ये बात याद रखें, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी जीरो है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन डेप्थ स्टडी किया और हमने ये देखा कि उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।